अब एक्सेप्शन यानी क्या? एक्सेप्शन यानी रन टाइम पे आने वाली एरर। तो सबसे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करता हूं। एग्जाम्पल के थ्रू प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता हूं एक्सेप्शन यानी क्या। इट विल मेक योर टास्क इजियर। See here. This is the best example for exception. I will explain you two categories of exception. One is built-in, one is user-defined. जो रिवीजन में नहीं है वो पछताएंगे जरूर, because I am not available. ठीक है, देखिए यह है डिक्लेयर सेक्शन। डिक्लेयर, तो यहाँ पे हम किसी भी चीज को डिक्लेयर कर सकते हैं, वेरिएबल को, कांस्टेंट को, एक्सेप्शन, कर्सर, function, procedure, trigger, anything can be declared. What I have declared, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है emp नेम। emp नेम कॉलम नहीं है, emp नेम वेरिएबल है। I have declared a variable name emp name. It's a variable, not a column. यहाँ पे emp क्या है? What is emp? emp is a table name. ename क्या है? कॉलम। कॉलम नेम। और ये है टाइप, ये कीवर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ब्लू कलर में मैंने सिलेक्ट किया है, इट इज अ वेरिएबल। अब इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होना चाहिए? तो emp टेबल में ename नाम का एक कॉलम है, उस कॉलम का जो डेटा टाइप रहेगा वही डेटा टाइप किसका रहेगा? emp नेम का। आई रिपीट, इट इज अ न्यूली डिक्लेयर वेरिएबल नेम। अब इसका डेटा टाइप क्या रहेगा? emp टेबल में एक ename नाम का कॉलम है, उस कॉलम का जो डेटा टाइप है वही डेटा टाइप emp नेम नाम के वेरिएबल को लागू हो जाएगा। ऐसी ये कंसेप्ट है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। बिगिन से प्रोग्राम शुरू, एंड सेमीकोलन से प्रोग्राम खत्म। यहां सेमीकोलन देना कंपलसरी है। सिलेक्ट, कौन सा कॉलम सिलेक्ट किया मैंने? ename। ename कॉलम सिलेक्ट किया। दिस इज अ कॉलम नेम। कौन कॉलम नेम और कौन वेरिएबल नेम है समझ लो। ये कॉलम नेम है, ये वेरिएबल नेम है। तो मैंने कॉलम नेम सिलेक्ट किया। तो इनेम कॉलम में कितने एम्प्लॉय के नेम स्टोर है? 14। अपना जो emp टेबल है ना, उसमें 14 एम्प्लॉय है। तो इनेम की जब मैं बात कर रहा हूं ना, इसका मतलब होता है 14 इनेम। ओके, मैंने 14 लोगों के इनेम सिलेक्ट किए और कौन से वेरिएबल में स्टोर करने की कोशिश की? emp नेम। emp नेम। अब एक वेरिएबल कितना नाम होल्ड कर सकता है? एक। और आप कितना करना चाह रहे? 14। नॉट पॉसिबल। आपकी कैपेसिटी है एक दिन में एक पेपर देना, मैं आपको 14 पेपर दे रहा हूं, नॉट पॉसिबल। तो इनेम नाम के कॉलम में 14 एम्प्लॉय के नाम है जो हम एक वेरिएबल नेम में स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट टू फ्रॉम emp टेबल। इज इट पॉसिबल? एक वेरिएबल 14 लोगों के इनेम स्टोर कर सकता है क्या? नो। नहीं। तो क्या जनरेट हो जाएगी फिर? एरर। एक्सेप्शन जनरेट होगी, एरर जनरेट होगी। वेरी गुड, एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी। एक्सेप्शन विल बी जनरेटेड। कौन सी एक्सेप्शन जनरेट होगी, नाम बता सकोगे? टू मेनी रोज, टू अंडरस्कोर मेनी अंडरस्कोर रोज, ये रेडीमेड नाम है, इसमें एक अल्फाबेट भी नहीं बदल सकते। और ऐसी अगर एक्सेप्शन आएंगी तो हम क्या मैसेज देंगे? dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, ये आउटपुट स्टेटमेंट है। मैं मैसेज दूंगा मोर देन 1 रो रिटर्न। ये मैसेज कुछ भी दे सकते हैं, मोर देन 1 रो रिटर्न, इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा भी मैसेज आप दे सकते हो। दिस इज अ मैसेज। ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ तभी आएगा अगर आप मल्टीपल नेम सिंगल वेरिएबल में डालने की कोशिश कर रहे हो तो, और अभी आप वही कोशिश कर रहे हो। लेट्स रन इट। आया क्या ये मैसेज? यस। ये मैसेज इसलिए आया क्योंकि ये जो कॉलम था
इस कॉलम में 14 नाम थे और इस वेरिएबल की कैपेसिटी कितनी थी? 1। इसीलिए एक्सेप्शन जनरेट हो गई। किस कैटेगरी की? टू मेनी रोज कैटेगरी की। और क्या मैसेज आया? मोर देन वन रो रिटर्न। यहाँ का व्हेन, यहाँ का एक्सेप्शन, यहाँ का देन, यहाँ का टू मेनी रोज, यहाँ का ये स्टेटमेंट कुछ नहीं बदल सकते, रेडीमेड है। हाँ, सिर्फ ये सेंटेंस यूजर डिफाइंड है। अब यहाँ तो एक्सेप्शन आया, अब मैं एक ऐसा काम करके दिखाऊंगा जहां एक्सेप्शन नहीं आएगा। एक ऐसा काम करके दिखाऊंगा जहां एक्सेप्शन नहीं आएगा। अब मैं क्या करता हूं पता है क्या? सिलेक्ट ई नेम इनटू ईएमपी नेम फ्रॉम ईएमपी वेयर। एखादा ईएमपी पता है क्या आपको? ईएमपी टेबल में से सेवन 7369 ले लेता हूं, स्मिथ का है 7369। अब मुझे बताइए तो, अब कितने लोगों का ई नेम ये वेरिएबल में आने वाला है? एक सिर्फ स्मिथ का। सिर्फ एक, स्मिथ का। अब एरर आएगी क्या? अब एक्सेप्शन आएगी क्या? नो। नो। मैं रन करता हूं, अब ये सेंटेंस नहीं होगा। अब आया क्या? कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया क्या? नो। हाँ, अब शॉर्ट में बताता हूं। यहां डिक्लेयर, दिस इज अ वेरिएबल, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ कॉलम नेम। इस कॉलम नेम का जो डेटा टाइप है वो डेटा टाइप इसको असाइन हो जाएगा। बिगिन से प्रोग्राम शुरू। ईनेम से मैं वैल्यू सिलेक्ट करना चाहता हूं और वो वैल्यू इस वेरिएबल में डालना चाहता हूं। ये सब ईएमपी टेबल में से उसके लिए करना चाहता हूं जिसका एम्प्लॉय नंबर 7369 है। मतलब सिर्फ कितना नाम इसमें आने जा रहा है? 1। ऐसे वक्त ये 3 लाइन यानी एक्सेप्शन आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। नहीं आएगी। स्टेटमेंट सक्सेसफुली प्रोसीड हो जाएगा। लेकिन मैंने ये कंडीशन अगर हटा दी तो मेरे ईएमपी टेबल में कितने लोगों के नाम है? 14। जब आप 14 नाम एक वेरिएबल में डालने की कोशिश करोगे तो क्या जनरेट हो जाएगी? एक्सेप्शन। कौन सी एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी? टू मेनी रोज। यस, और हम ये मैसेज देंगे। और ये टू मेनी रोज नाम की जो एक्सेप्शन है वो प्री डिफाइंड रेडीमेड एक्सेप्शन है, यूजर डिफाइंड नहीं है, रेडीमेड है। समझ में आया प्रोग्राम अच्छे से? यस सर। वेरी गुड। अब रेडीमेड एक्सेप्शन का एक एग्जांपल और। देखिए, कितने वेरिएबल डिक्लेयर किए? 3 ए बी सी। उसमें से कितने वेरिएबल के वैल्यू इनपुट लिए? 2। इनपुट लेते वक्त कोलन इधर से भी चाहिए और कोलन दोनों साइड से चाहिए, तभी वैल्यू इनपुट होते हैं। एम आई राइट? यस सर। इधर से भी कोलन, इधर से भी कोलन, इधर से भी कोलन, इधर से भी कोलन, तभी इनपुट होगा। मैंने अभी ए और बी के वैल्यू इनपुट लिए। बाद में दोनों का डिवीजन किसको असाइन कर दिया? सी को। सी को। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, जब असाइन करना है तब कोलन सिर्फ कितने साइड से है? वन साइड से। वन साइड से। अब मैं क्या करना चाहता हूँ? सी का आंसर डिस्प्ले करना चाहता हूँ कि सर रिजल्ट इक्वल टू सी। जो मैसेज है वो सिंगल कोटेशन में चाहिए, मैसेज शुड बी इन अ सिंगल कोट। ये वाला रिजल्ट इक्वल टू, ये कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है? कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। यस, और वेरिएबल का नाम डबल कोट के बाहर चाहिए। ये वेरिएबल है डबल कोट के बाहर, ये मैसेज है ये डबल कोट के अंदर। अब एक्सेप्शन वाला लॉजिक। हाँ, अगर डिनोमिनेटर 0 रहा, आपने बी की वैल्यू 0 ली तो क्या आ जाएगी? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन आ जाएगी। कौन सी एक्सेप्शन आ जाएगी? 0 डिवाइड। 0 डिवाइड। ये भी रेडीमेड एक्सेप्शन है, जैसे टू मेनी रोज रेडीमेड था ना, ये भी रेडीमेड है। और मैसेज आ जाएगा डिनोमिनेटर इज 0। मैं रन करके बताता हूँ आपको। मैंने ए की वैल्यू दी 25, मैंने बी की वैल्यू दी 0, यानी डिनोमिनेटर क्या आ गया? 0। तो ये कहा जाना चाहिए कर्सर? एक्सेप्शन के पास। यस, और 0 डिवाइड में उसने बोलना चाहिए डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0 या डिनोमिनेटर इज 0। आया क्या? ये मैसेज आ गया?
यस सर। क्योंकि आपने b की वैल्यू 0 दी थी। अब मैं b की वैल्यू 0 नहीं देता हूं, कुछ और देता हूं। वेट, अब मैं 5 दे देता हूं। अब 0 है क्या? नो। नो। अब आंसर दिखेगा रिजल्ट इक्वल टू 5, राइट? यस। हाँ, तो मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, मैंने 2 वेरिएबल की वैल्यू इनपुट ली, मैंने a डिवाइडेड बाय b करके c कैलकुलेट किया। जब इनपुट लेना था तब कोलन दोनों साइड से, जब असाइन करना था कोलन एक ही साइड से। मैंने c की वैल्यू डिस्प्ले की। ये वैल्यू तभी डिस्प्ले होगी अगर b क्या रहा तो नॉन जीरो। b की वैल्यू नॉन जीरो चाहिए, अदर देन जीरो चाहिए, तभी आंसर आएगा। अगर आपने डिनोमिनेटर यानी b की वैल्यू 0 दी तो कर्सर कहाँ जाएगा? एक्सेप्शन की बॉडी में। एक्सेप्शन के बॉडी में। कौन से टाइप की एक्सेप्शन आएगी? जीरो डिवाइड। जीरो डिवाइड, और मैसेज आएगा डिनोमिनेटर इज 0। 2 एग्जाम्पल दिए, दोनों एग्जाम्पल कौन से टाइप के एक्सेप्शंस के थे? प्री डिफाइंड, सिस्टम डिफाइंड या बिल्ट इन, ये 3 नाम उसको है। अब यूजर डिफाइंड, अब हम हमारी एक्सेप्शन खुद बनाएंगे, तो इसका लॉजिक थोड़ा लंबा होता है। हमारी एक्सेप्शन हम खुद बनाने जा रहे हैं। इसके भी 2 प्रोग्राम्स लूंगा, मतलब मैं ये कंसीडर करके ले ही नहीं रहा हूं कि ये आपकी रिवीजन है, ठीक है? आई एम टेकिंग इन अ वे कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, नहीं तो रिवीजन में मैं एक एक प्रोग्राम लेके थ्योरी ले सकता था। पहला वेरिएबल कौन सा डिक्लेयर किया? EMP सेल। EMP सेल, उसका डेटा टाइप EMP टेबल के सेल कॉलम से मैच होता है। दूसरा वेरिएबल कौन सा डिक्लेयर किया? लेस सेल। नहीं, दूसरा वेरिएबल नहीं है, दूसरी एक्सेप्शन है। ये वेरिएबल है, EMP सेल इज अ न्यू वेरिएबल, इसका डेटा टाइप EMP टेबल के सेल कॉलम से मैच होता है, और ये वेरिएबल है कि एक्सेप्शन है? लेस सेल इज अ वेरिएबल और एक्सेप्शन? एक्सेप्शन। अब मैं आपको बताता हूँ, लेस सेल नाम की कोई रेडीमेड एक्सेप्शन नहीं है, ये हम बना रहे अभी आपके सामने। इट इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन का नाम यहाँ चाहिए और एक्सेप्शन कीवर्ड यहाँ चाहिए। ये नाम आपके हाथ में है, ये नाम रेडीमेड है। बिगिन, कौन सा कॉलम सिलेक्ट करने जा रहा हूँ? सैलरी। सेल, ये कॉलम है। इस कॉलम की वैल्यू कौन से वेरिएबल में स्टोर करने जा रहा हूँ? EMP सेल। ये सब कौन से टेबल में से करने जा रहा हूं मैं? EMP। और 14 लोगों का तो कर नहीं सकते, आपको पता है एक वेरिएबल एक की वैल्यू स्टोर करती है, तो किसकी सैलरी कर रहे हैं हम, जिसका एम्प्लॉय नंबर 7499 है। यस। 14 लोगों को किया तो टू मेनी रोज में लटक जाएंगे अपन। इफ यानी कंडीशन। अब मैं चेक कर रहा हूं कि ये जो पर्सन की सैलरी कॉलम की वैल्यू है वो जो इस वेरिएबल में आई है, उस वेरिएबल की वैल्यू 1500 से कम है क्या? 1500 से कम है, ये देन वगैरह सब लिखना पड़ता। 1500 से कम है तो मैं कौन सी एक्सेप्शन रेज कर रहा हूँ? लेस सेल। लेस सेल। ये वाला नाम और ये वाला नाम मैच होना चाहिए, और रेज एक कीवर्ड है, इसको बदल नहीं सकते। तो हम लेस सेल रेज करेंगे अगर 1500 से कम रही तो, और अगर रेज सेल करेंगे तो कर्सर कौन से ब्लॉक में आ जाएगा? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन। ये वाला नाम लेस सेल, ये वाला नाम लेस सेल और ये वाला नाम लेस सेल एक दूसरे से मैच होना जरूरी है। और हम फिर मैसेज दे देंगे, अरे रे आपकी सैलरी कैसे कम है? 1500। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, सैलरी 1500 से कम नहीं है, तो हम कुछ उसको अरे रे वरे कुछ नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सैलरी ग्रेटर देन 1500। कम अगर है तो हम इधर भेज देंगे, अरे कम है। और अगर 1500 से कम नहीं है तो इधर जाएंगे क्या हम? नो। तो हम बोलेंगे अरे तुझी सॅलरी तर 1500 पेक्षा जास्त आहे। मी दोन्ही अँगलनी रन करून दाखवतो। रन। अभी मैं देता हूं 1500 से कम। एक मिनट, वेट 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 वेट, एक मिनट रुकिए प्लीज। सो हियर क्या मैसेज आया देखने दो। मैसेज क्या है? सैलरी ग्रेटर देन
1500, यानी हमने जिस पर्सन का नंबर दिया है उसकी सैलरी कैसे ज्यादा है? 1500। यस, उसकी सैलरी 1500 से ज्यादा है ऑलरेडी। राइट ना? यस सर। यस सर। अगर वो कम होती तो क्या मैसेज आता था फिर? सैलरी लेस देन 1। सैलरी लेस देन वाला। लेट्स मूव अहेड। शॉर्ट में समझाता हूं। ईएमपी सेल इज अ वेरिएबल जिसका डेटा टाइप ये टेबल के ये कॉलम से मैच होता है। लेस सेल एक यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन है। ये वाला नाम और ये वाला नाम मैच होना जरूरी है। बिगिन, इस कॉलम में 14 लोगों की सैलरी है, लेकिन वो 14 में से सिर्फ ये वाले पर्सन की सैलरी ही हम इस वेरिएबल में डालेंगे। अब उस पर्सन की सैलरी इस वेरिएबल में आ चुकी है, वो 1500 से कम है, तो रेज लेस सेल करके हम यहाँ पे आएंगे और क्या मैसेज देंगे? सैलरी लेस देन। हम बोलेंगे कि सैलरी लेस है तुम्हारी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, सैलरी इसकी 1600 है, तो हम यहाँ नहीं जाएंगे। हम क्या बोलेंगे? सैलरी इज ग्रेटर देन। ओके, सो ये प्रोग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा। अब लेस सेल एक रेडीमेड एक्सेप्शन नहीं है। कौन सी एक्सेप्शन है? यूजर डिफाइंड। यस, ये यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन है। इट्स नॉट अ रेडीमेड एक्सेप्शन। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब एक और प्रोग्राम यूजर डिफाइंड का लेता हूं, आपके सामने बनाता हूं। एक वेरिएबल लेता हूं, वेरिएबल का नाम लेता हूं एज। क्या है वेरिएबल का नाम? एज। एज। और डेटा टाइप? नंबर। यस, वेरिएबल का नाम एज है, वेरिएबल का डेटा टाइप नंबर है। और एक एक्सेप्शन ले लेता हूं। एक्सेप्शन का नाम क्या ले लिया मैंने? निगेटिव एज। एज ये वेरिएबल है, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है कैसे पता चल रहा है? क्योंकि यहां दिया है। अब मैं क्या करता हूं, एज की वैल्यू इनपुट लेता हूं। इनपुट लेना है तो कोलन 3 बार चाहिए कि 4 बार? 2 बार। 2 बार। तो मैंने काय की वैल्यू इनपुट ली है अभी यहाँ पे? एजी की। एजी की नहीं, एज की लेना है। इस वेरिएबल की वैल्यू इनपुट ले ली। अब मैं क्या कर रहा हूं पता है क्या? उस एज की वैल्यू अगर लेस देन 0 रही तो मैं क्या रेज करूंगा? एक्सेप्शन। यस, क्योंकि एज कभी निगेटिव रहना चाहिए क्या? नो। अगर वैसा प्रॉब्लम नहीं रहा तो हम क्या बोलेंगे? यूर एज इक्वल टू, सही सही रहा सब कुछ तो हम उसका एज उसको बता देंगे, और गलत गलत रहा तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे एज कैनॉट बी नेगेटिव। 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 एज कैनॉट बी नेगेटिव। खत्म काम। चलिए एक्सप्लेन करता हूं, मैं रन करके बताता हूं। अभी मैंने एज दिया 25, तो वो बोल रहा है यूर एज इक्वल टू 25। मतलब वो एक्सेप्शन में गया क्या? नो। 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 अगर वही मैंने रन किया और एज दिया -25, तो अब वो क्या बोलेगा? एज कैनॉट बी नेगेटिव। हाँ बोलेगा। बोला? यस सर।
तो यहाँ क्या हुआ, दिस इज अ वेरिएबल, दिस इज अ एक्सेप्शन, दोनों यूजर डिफाइंड है। एज की वैल्यू इनपुट ली, एज अगर 0 से छोटा है तो हम रेज निगेटिव एज करके यहाँ आएंगे और ये मैसेज देंगे एज कैन नॉट बी नेगेटिव, और अगर वैसा नहीं है तो हम एल्स में जाके एज की वैल्यू प्रिंट करेंगे। दो बिल्ट इन के एग्जाम्पल दिए और दो यूजर डिफाइंड के। अब इसकी थ्योरी लेके ये टॉपिक कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे। एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस आर डिजाइन टू डिटेक्ट एंड हैंडल रन टाइम एरर्स। हमने रन टाइम एरर्स को डिटेक्ट भी किया और उसको हैंडल भी किया, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया। When an error occur, the exception can be raised। ये रेज कीवर्ड का मीनिंग अब आपको समझ गया क्योंकि हमने एक्सेप्शन रेज किए थे, है ना, तो आपको अब इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा रेज कीवर्ड का। When error occur, the control of the program is passed to the exception section। अगर एरर आई तो ही हम एक्सेप्शन सेक्शन में जाते हैं, नहीं आई तो जाते क्या? नहीं। एक्सेप्शन के दो टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है प्रीडिफाइंड, उसी को सिस्टम डिफाइंड या बिल्ट इन भी बोला जाता है। ये ऑलरेडी बने बनाए हैं, इसको बनाना नहीं पड़ता, इसको सिर्फ हमें हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, उसका एरर कोड भी ध्यान में रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। एसेस अंडरस्कोर इनटू अंडरस्कोर नल, इसका मतलब होता है व्हेन नल ऑब्जेक्ट इज ऑटोमेटिकली असाइन्ड अ वैल्यू। आपने किसको वैल्यू असाइन की? नल को। अगर आप नल ऑब्जेक्ट को वैल्यू असाइन करोगे ना तब ये एरर आती है। ये एरर कब आती है? एखादा ऑब्जेक्ट नल ऑब्जेक्ट है, नल को कुछ रहना नहीं चाहिए वैल्यू, उसको आपने ऑटोमेटिकली वैल्यू असाइन अगर की तो ये एरर आती है। नेक्स्ट, केस नॉट फाउंड। आपको स्विच केस पता है कि नहीं? स्विच केस, यस सर। हाँ, तो अगर उसमें कोई भी चॉइस मैच नहीं हो रहा है, कोई भी केस मैच नहीं हो रहा है और आपने एल्स क्लॉज दिया भी नहीं है, मतलब आपने कोई केस मैच नहीं हो रहा है और डिफॉल्ट क्लॉज और एल क्लॉज आपने लिखा भी नहीं है, नॉट मैचिंग और एल्स का भी ऑप्शन नहीं दिया, तो कौन सी एक्सेप्शन आ जाती है? केस नॉट फाउंड। कलेक्शन इज नल, इट इज रेज व्हेन प्रोग्राम अटेम्प्ट टू अप्लाई कलेक्शन मेथड टू अनयूटिलाइज नेस्टेड। मतलब सीधा सीधा है कलेक्शन, कलेक्शन का एग्जांपल होता है एरे, लिंक लिस्ट, जहां नंबर ऑफ वैल्यू एक साथ आते हैं वो होते हैं कलेक्शन। अब जिस कलेक्शन के ऊपर आप काम करना चाहते हो वो नल है, उसमें कुछ वैल्यू नहीं है, तो काम हो पाएगा क्या? दिस इज कॉल्ड एज अ कलेक्शन इज नल, दिस इज कॉल्ड एज अ कलेक्शन इज नल। नेक्स्ट है डुप वैल ऑन इंडेक्स। डुप मतलब डुप्लीकेट, वैल ऑन इंडेक्स। इंडेक्स का एक टाइप होता है यूनिक इंडेक्स, याद है क्या? यस सर। हाँ, उस यूनिक इंडेक्स में गलती से दो वैल्यू रिपीट हो गए, दो वैल्यू डुप्लीकेट हो गए, सेम हो गए, तो डुप वैल ऑन इंडेक्स नाम का एक्सेप्शन आता है। इनवैलिड कर्सर, कर्सर अपना अगला टॉपिक है। जब कोई ऐसा कर्सर का नाम आप यूज करते हो जो कर्सर बंद हो चुका है, अशा दुकानात तुम्ही गेले जे दुकान बंद झालंय, ऐसा कर्सर आप यूज कर रहे जो क्लोज हो चुका है, जो इनवैलिड है, तो इनवैलिड कर्सर आता है। इनवैलिड नंबर हम क्या कर सकते हैं, ये जो 10 है ये अभी डबल कोट सिंगल कोट में है, मतलब ये स्ट्रिंग है। मैं एक 2 नंबर नाम का फंक्शन है, 2 नंबर नाम का फंक्शन, ये फंक्शन इस स्ट्रिंग को काय में कन्वर्ट कर सकता है? नंबर में। लेकिन स्पेलिंग लिखा 10 तो करेगा क्या? नहीं। जब आप ऐसा लिखोगे ना ये नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन स्पेलिंग लिखोगे तो नहीं होता। आप एखादे गलत स्पेलिंग को, गलत नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहे तो कौन सी एरर आएंगे? इनवैलिड नंबर। लॉगिन डिनाइड, आपने यूजर नेम या पासवर्ड गलत दिया तो कौन सी एक्सेप्शन आएगी? लॉगिन डिनाइड। नो डेटा फाउंड का एग्जांपल देता हूं, अगर मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 99999, मिलेगा क्या? ये डिपार्टमेंट नंबर है क्या? नो। तो वो क्या बोलेगा? नो डेटा फाउंड। आप कोई काम करना चाह रहे, डेटाबेस से कनेक्ट होना चाह रहे, लेकिन आपने अभी तक लॉगिन नहीं किया, तो क्या एरर आएगी? नॉट लॉग ऑन।
आपके PLSQL प्रोग्राम में कुछ इंटरनल प्रॉब्लम आ गया तो प्रोग्राम एरर, इसके ऊपर MCQ आएंगे, ध्यान रखना। रो टाइप mismatch, it is range, cursor is our next topic. Cursor fetches a value in variable having incompatible data type, मतलब कर्सर से वैल्यू फ्लोट आई और हमने असाइन इंटीजर को कर दी, या कर्सर से वैल्यू स्ट्रिंग आई हमने असाइन इंटीजर को कर दी, तो इसको बोलते हैं रो का डेटा टाइप मिसमैच। सेल्फ इज नल, इसको हम स्किप करेंगे, ये कोई काम की नहीं है। नेक्स्ट, स्टोरेज एरर, अगर हमारी मेमोरी खत्म हो गई तो स्टोरेज एरर आएंगी। टू मेनी रोज हमने यूज किया, एका व्हेरिएबल मध्ये तुम्ही 14 रो टाकण्याचा प्रयत्न केला, पॉसिबल आहे का? नो नो। वैल्यू एरर तब आती है जब अरिथमेटिक ऑपरेटर या कन्वर्शन या मतलब कुछ डेटा टाइप अलग है, आप किसी को असाइन कर रहे हो, पूरी वैल्यू वहां फिट नहीं हो पा रही है, फ्लोट को इंटीजर में असाइन किया तो पूरी वैल्यू बैठ नहीं पा रही है, तो वैल्यू एरर आती है। और जीरो डिवाइड हमने यूज किया था, a डिवाइडेड बाय b में डिनोमिनेटर जीरो रहा तो अलाउड है क्या? नो। तो ये सभी बिल्ट इन एक्सेप्शंस थे। उसके दो प्रोग्राम्स देखने के बाद हम गए थे यूजर डिफाइंड के तरफ। यूजर डिफाइंड में हम बनाते हैं और यूजर डिफाइंड में कौन सा कीवर्ड लगाना पड़ता है? रेज। बघा, बिल्ट इन एक्सेप्शन मध्ये रेज करावं लागलं का? नाही, जेव्हा बिल्ट इन एक्सेप्शन से प्रोग्राम घेतले ना, कुठेच रेज कीवर्ड नव्हता। कोणत्या एक्सेप्शनला रेज करावं लागते? यूजर डिफाइंड। और बिल्ट इन एक्सेप्शन को डिक्लेयर भी नहीं करना पड़ता। देखो ना, बिल्ट इन एक्सेप्शंस कहीं डिक्लेयर नहीं होते, लेकिन यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को क्या करना पड़ता है? डिक्लेयर। तो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को डिक्लेयर करना और रेज करना, ये दो टास्क ज्यादा होते हैं, ये बिल्ट इन को नहीं होते। 1 मिनट बाद आप रिकनेक्ट होंगे तो हम कर्सर टॉपिक शुरू करेंगे। ये हमने देखा। और यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन लिखने का सिंटैक्स ऐसा है, पहले डिक्लेयर में एक एक्सेप्शन डिक्लेयर करो, जैसे हमने निगेटिव एज और लेस सेल किया था। फिर बिगिन में कंडीशन ट्रू आई तो एक्सेप्शन को रेज करिए और फिर इधर आके इसको हैंडल करिए। एक्सेप्शन ब्लॉक ऑप्शनल होता है, जरूरत है तो ही एक्सेप्शन हैंडल करिए, जरूरत नहीं है तो एक्सेप्शन हैंडल मत करिए। कर्सर, कर्सर क्या है? मैं एक कंप्यूटर का एग्जांपल देता हूं, एक डे टू डे लाइफ का एग्जांपल देता हूं। अपने ईएमपी टेबल में टोटल कॉलम है 8 और टोटल रोज है 14। 8 कॉलम 14 रोज मिला के बनता है ईएमपी टेबल। अब मान के चलो उसमें से मुझे सिर्फ 30 नंबर के डिपार्टमेंट पे अभी फिलहाल में काम है, तो ये 14 में से सिर्फ 6 लोग ऐसे हैं जो 30 नंबर के डिपार्टमेंट में आते हैं। मुझे उन्हीं के डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग का काम करना है, उन्हीं की सैलरी बढ़ाना है या उन्हीं के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस 14 रो। मैं ये 14 में से सिर्फ वही 6 रो में इंटरेस्टेड रहूंगा जो डिपार्टमेंट नंबर 30 के एम्प्लॉय के है, तो उतना ही डेटा में मेरे कर्सर में लाऊंगा। ये जो नीचे का एरिया है जिसमें बराबर 30 नंबर के डिपार्टमेंट का सिलेक्टेड डेटा आया है, उस एरिया को कर्सर या कॉन्टेक्स्ट एरिया बोला जाता है। कर्सर या कॉन्टेक्स्ट एरिया या एक्टिव सेट बोला जाता है। फिर से समझाता हूं। ईएमपी टेबल में कॉलम 8 थे, नंबर ऑफ रो 14 थे। मैं फिलहाल में सिर्फ 30 नंबर के डिपार्टमेंट पे काम करना चाहता हूं जिसमें नंबर ऑफ रो सिर्फ 6 होते हैं। मैंने क्या किया, फिर ये 14 में से 6 रो इधर लाए और उसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो ये जो इस एरिया में मैंने 6 रो लाए और जिसके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया है, उसको आप कर्सर बोल सकते हो, उसको आप कॉन्टेक्स्ट मेमोरी एरिया बोल सकते हो, उसको आप एक्टिव सेट बोल सकते हो। समझ में आया क्या एग्जाम्पल? यस सर। हाँ, अब डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल देता हूँ। ये आपका है किचन ओटा, किचन प्लेटफॉर्म। इसमें बहुत सारे आइटम बने हैं। ये दाल बनी है, पनीर की सब्जी बनी है ना। उसके बाद में ये रायता बना है, रोटी बनी है, राइस बना है, गुलाब जाम बने हैं, बहुत सारे आइटम्स बने हैं। और ये है आपकी प्लेट। अब प्लेट में पूरे गंज उठा के रख दोगे क्या?
No. नहीं, आपको थोड़ा क्या बोलते, थोड़ी सी दाल चाहिए ले लो, थोड़े पनीर चाहिए ले लो, थोड़ा रायता चाहिए ले लो, एक रोटी चाहिए ले लो, राइस बाद में लेंगे, ये क्या है ले लो। तो ये जो आपका प्लेट है उसमें आपने फिलहाल में वही आइटम्स उतने ही क्वांटिटी में दी है जितना आपका पेट अभी प्रोसेस कर सकता है। तो ये आपके लिए क्या हो गया, कर्सर। तो कर्सर में वो डेटा आता है जिसकी जरूरत करंटली आपको है, ठीक है। देखिए, अ कर्सर इज अ टेम्पररी वर्क एरिया, टेम्पररी created in the system memory when SQL statement is executed. Cursor contain a information on select statement. अब ये डेटा लाने के लिए आपको सिलेक्ट क्वेरी रन करनी पड़ेगी, ठीक है। Oracle create the memory area which is known as a context area. उसको कर्सर बोलते हैं। कर्सर एक पॉइंटर होता है जो उस कॉन्टेक्स्ट मेमोरी को पॉइंट करता है, उसका एड्रेस स्टोर करता है। कर्सर में बहुत सारे रोज रह सकते हैं, एक भी रहते हैं, कभी कभी एक से ज्यादा भी रहते हैं। ये एक टेम्पररी वर्क एरिया होता है, इसमें जो डेटा आता है उसके ऊपर हम अभी काम करना चाहते हैं, उस डेटा को एक्टिव सेट बोला जाता है। मैंने दो एग्जांपल दिए, एक डे टू डे लाइफ का और एक अपने कंप्यूटर फील्ड का, ठीक है। आपकी जो प्लेट थी जिसमें आपको जो फूड आइटम अभी इंटरेस्टेड है वही आपने लिए, वो है आपका कर्सर, आपकी प्लेट इज आपका कर्सर। और कंप्यूटर में मैंने एग्जांपल दिया कि मुझे 14 में से अभी 6 ही रो का काम था, तो वो जो 6 रो जिस मेमोरी में आए वो मेमोरी एरिया है मेरा कर्सर। सॉरी। कर्सर के टाइप, कर्सर के वैसे पहला टाइप होता है इम्प्लिसिट कर्सर, फिर होता है एक्सप्लिसिट कर्सर। तो मैं कर्सर का एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, दैट टू प्रैक्टिकली। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है मैंने, वेरिएबल का नाम है सीएनटी। सीएनटी का मतलब होता है काउंट, ये यूजर डिफाइंड नाम है। सीएनटी नहीं पसंद तो कुछ भी ले लीजिए। अपडेट क्वेरी रन कर रहा हूं मैं ईएमपी टेबल पे। ईएमपी टेबल के कौन से कॉलम पे अपडेट क्वेरी कर रहा हूं मैं? Cell. सैल। हर किसी की सैलरी कितने से बढ़ाने वाला हूं? 1000. हर किसी की नहीं, सिर्फ उन्हीं की जिनका डिपार्टमेंट नंबर क्या है 30. तो मेरा कर्सर कैसे बनेगा मैं बताता हूं। ये मेरा कर्सर है, मेरे कर्सर में डिपार्टमेंट नंबर 30 यानी सिर्फ 6 रो आए हैं, क्योंकि एम्प्लॉय टेबल में भले ही 14 रो है लेकिन उसमें से डिपार्टमेंट 30 वाले कितने रो हैं? 6. 6, 1 2 3 4 5 6। और कॉलम सिर्फ 2 आए हैं। कौन से 2 कॉलम पता है? एक सैल कॉलम आया है और एक डिपार्टमेंट नंबर कॉलम आया है, बाकी कुछ नहीं आया। तो मेरा जो कर्सर है उसको अगर मैं अभी देखूं तो मेरे कर्सर में 6 रो और 2 कॉलम आया है, क्योंकि मुझे उतने ही डेटा पे अभी काम है, बाकी पे नहीं है। तो ये जो टेम्पररी मेमोरी एरिया कंप्यूटर में बना है हैविंग 6 कॉलम, 6 रो एंड 2 कॉलम, उसको बोलते हैं कर्सर। अब कर्सर के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो मैं सिखाने वाला हूं आपको, उसको बोलते हैं कर्सर एट्रीब्यूट्स। ये कर्सर एट्रीब्यूट, तो उसमें से एक एट्रीब्यूट मैं यूज कर रहा हूं, एसक्यूएल इज अ रेडीमेड कर्सर। मैंने बोला ना कर्सर 2 टाइप के होते हैं, इम्प्लिसिट कर्सर, एक्सप्लिसिट कर्सर। तो एसक्यूएल इज अ इम्प्लिसिट रेडीमेड कर्सर। उसमें का एक एट्रीब्यूट यूज किया मैंने, परसेंटेज साइन लिखना कंपलसरी है, नॉट फाउंड। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि कहीं डिपार्टमेंट नंबर 13 नॉट फाउंड तो नहीं है। तो डिपार्टमेंट नंबर 30 अपने टेबल में है कि नहीं है? है. तो फिर नॉट फाउंड बोलेंगे क्या हम? No. नहीं, वो तो फाउंड है ना। तो हम नॉट फाउंड वाले ये इफ में नहीं जाएंगे, म्हणजे आपल्या केसमध्ये हे आन्सर नाही येणार, नो सॅलरी अपडेट्स नाही येणार। आपण म्हणतोय की कदाचित डिपार्टमेंट 30 नॉट फाउंड तर नाही आहे ना, तर नाही नॉट फाउंड नहीं है, डोंट वरी, इट इज अ फाउंड। तो हम ये मैसेज देंगे क्या नो सैलरी अपडेट्स वाला? No. नहीं, हम एल्स में जाएंगे। हम एल्स में जाके काउंट करेंगे कि अरे बाबा कितने लोगों की सैलरी बढ़ाना है। तो काउंट करने के लिए, असाइन करने के लिए कोलन और इक्वल टू होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। एसक्यूएल यानी अपना रेडीमेड कर्सर। जैसे नॉट फाउंड एक एट्रीब्यूट है, रो काउंट भी एक रेडीमेड एट्रीब्यूट है। तो मैं काउंट करना चाहता हूं कि कितने लोग इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, और वो काउंट होके किसको असाइन हो गया होगा? CNT. और फिर मैं प्रिंट करूंगा सैलरी अपडेट्स इक्वल टू काउंट की वैल्यू।
रन करता हूं। अच्छा, धन्यवाद। हमने उस दिन ट्रिगर लगा के रखा था, याद है क्या? यस सर। तो इसीलिए वो बढ़ाने दे रहा क्या सैलरी? नो। अब मुझे वो ट्रिगर रिमूव करके देखना पड़ेगा। एक मिनट, ड्रॉप ट्रिगर सेल, अब हो जाएगा रन अपना काम। नाही झाला यार ट्रिगर। अजून एक ट्रिगर लावून ठेवलाय, कोणता? EMTRIGG, तोही डिलीट करून टाकू। ड्रॉप ट्रिगर EM_TRIGG, वो भी ड्रॉप हो गया। अब रन करके देखते हैं। अजून एक ट्रिगर लावून ठेवला, कोणता? EMTRIG, घ्या। खूप सारे ट्रिगर बनवले होते आपण। ट्रिगर लगाया तो वो काम करने नहीं देता है वो वाला, ये भी ड्रॉप हो गया। काही काही तुमच्या सिनियर्सच्या वेळेस बनवून ठेवले असेल ते पण सेव असेल। अब हो रहा है। कितने लोगों की सैलरी अपडेट हो गई? 6। 6, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर 30 में कितने लोग थे? 6। लेकिन जो किया ना उसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि अपना ओरिजिनल टेबल ये हो जाएगा ना, डिस्टर्ब हो जाएगा। रोल बैक कर दिया मैंने। चलिए अब एक्सप्लेन करता हूँ प्रोग्राम। कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर किया? CNT। CNT। इस वेरिएबल का नाम आपको CNT नहीं लेना है तो दूसरा भी ले सकते हैं। मैं EMP टेबल अपडेट करना चाहता, उसमें से सैलरी कॉलम की वैल्यू 1000 से बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन उन्हीं 6 लोगों के लिए जो डिपार्टमेंट नंबर 30 में काम करते हैं। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये क्राइटेरिया को मैच करने वाला डेटा है क्या अपने पास, डिपार्टमेंट नंबर 30 सच में है क्या। तो मैं चेक कर रहा हूँ SQL % नॉट फाउंड, मैं बोल रहा हूँ नहीं है क्या? नहीं ऐसा तो नहीं है तो फिर हम एल्स में जाएंगे। फिर क्या करेंगे हम, रो काउंट, ये रेडीमेड चीज है, ये भी रेडीमेड चीज है तो फिर रो काउंट करिए, स्पेस नहीं है रो काउंट में, तो 6 का काउंटर आया, आंसर आया सैलरी अपडेट इक्वल टू 6। इफ खत्म हुआ बताने के लिए एंड इफ लिखने के बाद सेमीकोलन चाहिए। अब मैं करता हूँ डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 3000, है क्या 3000 नंबर का डिपार्टमेंट? है कि नहीं है? नो। नो। तो मैं नॉट फाउंड का आंसर ट्रू आ जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा? नो सैलरी अपडेट्स। आया क्या? यस सर। हाँ, और नॉट फाउंड के अपोजिट है फाउंड। अगर आप नॉट फाउंड की जगह फाउंड लिखते हो तो एल्स का लॉजिक इफ में डालना पड़ेगा, और इफ का लॉजिक एल्स में। एल्स में, और इधर है रो काउंट। तो ये रेडीमेड इम्प्लिसिट कर्सर था, मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। इम्प्लिसिट कर्सर, these are created by default when DML statement like insert, update और delete are execute। जब आप इंसर्ट करते, अपडेट करते, डिलीट करते, इन तीनों को DML स्टेटमेंट बोला जाता है। इसमें से कोई भी स्टेटमेंट आप यूज करते हो तो ओरेकल बाय डिफॉल्ट एक कॉन्टेक्स्ट मेमोरी एरिया बनाता है, उसको हम कर्सर बोलते हैं। सिलेक्ट स्टेटमेंट में भी वो बन सकता है, ठीक है। दैट रिटर्न, हाँ देखो, इंसर्ट में बनता, अपडेट में बनता, डिलीट में बनता, सिलेक्ट में तभी बनता अगर सिलेक्ट क्वेरी सिंगल रो रिटर्न कर रही होंगी तो, नहीं तो नहीं बनता। एग्जाम में आ सकता है। इम्प्लिसिट कर्सर तब बनता व्हेन देयर इज अ इंसर्ट, अपडेट, डिलीट क्वेरी और सिलेक्ट क्वेरी, लेकिन सिलेक्ट क्वेरी में कंडीशन है कि वो सिलेक्ट क्वेरी में एक से ज्यादा रो सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए, तभी इम्प्लिसिट कर्सर बनता। आप बोलोगे एक से ज्यादा रहे थे तो एक्सप्लिसिट बनाना पड़ेगा। देयर आर सम कर्सर एट्रीब्यूट। पहला एट्रीब्यूट है फाउंड, डेटा मिला तो फाउंड का आंसर क्या आएगा? ट्रू की फॉल्स? ट्रू। और नहीं मिला तो फॉल्स। हाँ, और नॉट फाउंड उल्टा है, नहीं मिला तो ट्रू। अदरवाइज फॉल्स। इज ओपन हमने यूज नहीं किया, इज ओपन से अपने को ये पता चलता है कि अपना कर्सर ओपन है क्या। कर्सर अभी भी ओपन है तो आंसर ट्रू, कर्सर ओपन नहीं है तो आंसर फॉल्स। और रो काउंट का हमने यूज किया है। रो काउंट में वो काउंट करता है कि कितने रो इंसर्ट हुए, अपडेट हुए, डिलीट हुए या सिलेक्ट हुए।
ये 4 को बोला जाता है कर्सर एट्रीब्यूट। 4 में से 3 मैंने प्रैक्टिकल यूज करके दिखाया, ईज ओपन भी करके दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद। और कर्सर एट्रीब्यूट लिखने का ये सिंटैक्स है, एग्जाम में आ सकता है, एसक्यूएल परसेंटेज एट्रीब्यूट का नेम। ये 4 एट्रीब्यूट है और ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने अभी अभी लिया था। अब मैं एक्सप्लिसिट कर्सर की तरफ चलता हूँ। एक्सप्लिसिट कर्सर हमें बनाना पड़ता है और एक्सप्लिसिट कर्सर बनाने में 4 स्टेप लगते हैं। पहला डिक्लेयर, दूसरा कर्सर को ओपन करना, तीसरा कर्सर को फेच करना, चौथा कर्सर को क्लोज करना। ये 4 के ऊपर एमसीक्यू 100% आएगा। पहली स्टेप डिक्लेयरिंग द कर्सर, दूसरा ओपनिंग द कर्सर, तीसरा फेचिंग द कर्सर, चौथा क्लोजिंग द कर्सर। डे टू डे लाइफ का एग्जांपल देता हूं। आपको जो जो फूड आइटम चाहिए वो बना लो, डिक्लेयरिंग द कर्सर। फिर उसमें से जो जो फूड आइटम खाने हैं उसके कंटेनर ओपन करो, ओपनिंग द कर्सर। फिर वो कंटेनर ओपन करने के बाद एक एक डिश खाना शुरू करो, फेचिंग द कर्सर। और खाना कंप्लीट होने के बाद सब बंद करके रख दो, क्लोजिंग द कर्सर। प्लेट रख दो, क्लोजिंग द कर्सर। तो कैसे करते हैं ये 4 स्टेप करके बताता हूं। मेरे तरफ जितने भी सब्जेक्ट आपके 6 सेमेस्टर तक रहेंगे वो सभी टेक्निकल सब्जेक्ट्स ही रहेंगे। जैसे सी टेक्निकल था पूरा, डेटा स्ट्रक्चर, C++, यहाँ ये अगले सेमेस्टर में आपका अभी कोर जावा है। मैक्सिमम प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स आई विल बी हैंडलिंग। नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं आपके अभी 4th सेमेस्टर में आपके 2 सब्जेक्ट्स मेरे तरफ है, एक है जावा और एक है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं उसके पूरा एक फ्लो दिया है, ठीक है। सो दैट बैच वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 10th। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिक्लेयर, कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर किया पहले? नेम। नेम। ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल का डेटा टाइप है, ये टेबल में ये कॉलम का जो डेटा टाइप है वही डेटा टाइप इस वेरिएबल का है। फिर मैंने एक कर्सर डिक्लेयर किया है। कर्सर डिक्लेयर करने का सिंटैक्स समझ लो। पहले कीवर्ड चाहिए कर्सर, कर्सर नाम का कीवर्ड चाहिए। फिर कर्सर का नाम चाहिए, वो आप आपके मन से दीजिए, मैंने ए दिया है, आप भी दीजिए। फिर चाहिए इज नाम का कीवर्ड। फिर सिलेक्ट क्वेरी रहना कंपलसरी है, क्योंकि कर्सर में डेटा आना चाहिए और डेटा सिर्फ कौन ला सकता है? सिलेक्ट क्वेरी। मैं मेरे कर्सर में क्या सिलेक्ट करने वाला हूं? ई नेम। कौन से टेबल में से ई नेम लाने वाला हूं मैं मेरे कर्सर में? EMP। और 14 ई नेम लाने वाला हूं कि सिर्फ एक? एक। सिर्फ एक, जिसका नंबर 7499 है। तो कर्सर डिक्लेयर करने का सिंटैक्स देख लो। कर्सर, कर्सर का नाम, कर्सर का नाम हम लेंगे अपने मन से, इज के बाद में सिलेक्ट क्वेरी। इस सिलेक्ट क्वेरी में से जो डेटा सिलेक्ट होगा वो इस कर्सर में आके स्टोर हो जाएगा। तो अभी जिसका एम्प्लॉय नंबर 7499 है उसका नाम कर्सर ए में आया है। बिगिन, बिगिन से प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो यहां हो गया डिक्लेरेशन ऑफ द कर्सर। कर्सर डिक्लेयर होने के बाद कर्सर को क्या करना पड़ता है? 4 स्टेप अभी जो बताए थे। ओपन द कर्सर, पहला काम डिक्लेयर द कर्सर, दूसरा काम ओपन द कर्सर, तीसरा काम फेच द कर्सर, चौथा काम क्लोज द कर्सर। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने लूप क्यों लिया? अभी तो कर्सर में एक रो आई है, एक वैल्यू आई है, दैट्स गुड। लेकिन हमने देखा है कि कर्सर में 6 भी रो आ सकते हैं, 10 भी रो आ सकते हैं। तो मल्टीपल डेटा आएगा तो उसके लिए लूप लगेगा, इसीलिए लूप लिया है। बराबर है। फेच, फेच हा कीवर्ड आहे। कोणत्या कर्सरला फेच करताय? ए। ए। आणि त्या कर्सरला फेच करून कोणत्या नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये त्याची व्हॅल्यू टाकत आहे? नेम। नेम। सध्या तुम्ही फक्त ई नेम घेतलं म्हणून एकच व्हेरिएबल आहे, 4 नावं घेतले असते तर 4 व्हेरिएबल असते। पुढच्या प्रोग्राम मध्ये करणार आहे। ठीक आहे, फेच केलं। फेच केल्यावर आता मी ईएमपी टेबलला काय करतोय? अपडेट। कमिशन करून टाकतोय 500। कोणाचं कमिशन 500 करतोय? ज्याचा एम्प्लॉई नंबर 7499 आहे ना त्याचं। आता या लूप मधून एक्झिट केव्हा व्हायचं? तर हा लूपचा एक्झिट क्रायटेरिया आहे। लूपचा एक्झिट क्रायटेरिया, एक्झिट तेव्हा व्हायचं जेव्हा ए नावाच्या कर्सर मध्ये रोच नाही सापडणार। अरे तुम्ही एक रो घ्याल, सॅलरी अपडेट कराल, दुसरी रो घ्याल, सॅलरी अपडेट कराल,
कधी तर नंबर ऑफ रो संपून जातील ना कर्सर मधल्या, आहे की नाही? यस सर. कधी तर प्लेट मधलं पूर्ण जेवण संपून जाईल ना. जेव्हा त्या प्लेट मध्ये आपल्या प्लेटचं नाव, कर्सरचं नाव ए आहे, त्याच्यातला डेटा नॉट फाउंड आहे, म्हणजे प्लेट मधलं जेवण संपलं, तर मग आपण एक्झिट व्हायचं. प्रोग्राम मधून एक्झिट नाही व्हायचं, या लूप मधून एक्झिट व्हायचं. एक्झिट फ्रॉम द लूप आहे हा. आणि लूप संपलं हे दाखवण्यासाठी एंड लूप लिहावं लागतं. हा लूपचा एक्झिट क्रायटेरिया आहे, की प्लेट मधला डेटा संपल्यावर एक्झिट व्हा. आणि मग मेसेज देऊन द्यायचा आपल्या मनाने की डेटा अपडेट झाला बा म्हणून. आणि प्रोग्राम पहिले कर्सर क्लोज करायचा. जसा कर्सर ओपन केला होता तसा आता कर्सर काय करायचा, क्लोज. आणि प्रोग्राम एंड. बघा आलं का लिहून रेकॉर्ड अपडेटेड? यस सर. म्हणजे सॅलरी कमिशन चेंज झालं. मी रोल बॅक करून टाकतो, जे चेंज झाले होते ते वापस करतो. एकदा परत समजून सांगतो प्रोग्राम. तेवढं काही कठीण नाहीये, लक्ष दिलं तर. कोणता व्हेरिएबल डिक्लेअर केला? नेम. नेम. या लाईनला काय म्हणायचं? डिक्लेरेशन ऑफ कर्सर. कर्सर. कसं करायचं डिक्लेअर? कर्सर नावाचा कीवर्ड, कर्सरचं नाव आपण मनाने घ्या. इज नावाचा कीवर्ड फॉलोड बाय सिलेक्ट क्वेरी. सिलेक्ट क्वेरी मध्ये जो क्रायटेरिया दिला असेल त्या क्रायटेरियाला मॅच होणारा डेटा या ए नावाच्या कर्सर मध्ये येऊन स्टोअर होऊन जाईल. बिगिन. सेकंड स्टेप काय आहे कर्सर मध्ये? ओपन कर्सर. ओपन द कर्सर. ए नावाचा कर्सर ओपन केला. लूप. तिसरी स्टेप काय असते कर्सरची? फेच. फेच. ए नावाचा कर्सर फेच करून या नेम नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये त्याची व्हॅल्यू टाकली. फेच करताना लूप मध्ये का बरं लिहायचं? कारण होऊ शकते की कर्सर मध्ये एकापेक्षा जास्त डेटा असेल तर. आपण ईएमपी टेबलला अपडेट करतोय, कमिशन कॉलमची व्हॅल्यू 500 करतोय, ज्याचा एम्प्लॉई नंबर 749 आहे त्याच्यासाठी. मग आता हा लूप बंद केव्हा करायचा? त्या लूप मधून एक्झिट व्हायचं. केव्हा? जेव्हा ए नावाच्या कर्सर मधला डेटा संपून जाईल तेव्हा. याला कर्सर ऍट्रिब्यूट म्हणतात. एंड लूप. जेव्हा रेडीमेड कर्सर होता इथे एच्या जागी एसक्यूएल होता. युजर डिफाईन्ड आहे तर कर्सरचं नाव आहे. मेसेज येईल रेकॉर्ड अपडेटेड. कर्सर क्लोज. सो डिक्लेअर द कर्सर, ओपन द कर्सर, फेच द कर्सर, क्लोज द कर्सर. याच्यात एकच डेटा आला. आता मल्टिपल डेटावाला आणून दाखवतो. पहिलं काम असते कर्सर डिक्लेअर, दुसरं असते ओपन, तिसरं असते फेच, चौथं असते क्लोज. आता मी मल्टिपल डेटावाला एक्झाम्पल देतो, पण एक्झाम मध्ये येण्याचे चान्सेस कमी असल्याचे रिपीट नाही करणार, एकच वेळा घेणार. डिक्लेअर. पहिला कॉलम घेतला मी CID, कस्टमर आईडी. दूसरा कॉलम लिया है मैंने सी नेम, कस्टमर नेम, और तीसरा कॉलम लिया है मैंने सी एड्रेस. पिछले प्रोग्राम में एक ही कॉलम लिया था ई नेम, इस प्रोग्राम एक ही वेरिएबल लिया था नेम, यहाँ 3 लिए हैं जानबूझ के. मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसके ऊपर मैं ये ग्रे मरून कलर से बॉर्डर कर रहा हूं ये कॉलम के नाम है और ये सब वेरिएबल के नाम, सॉरी गलत हो गया, ये वेरिएबल के नाम है और ये कॉलम नेम. कॉलम. CID वेरिएबल है, ID कॉलम है, सी नेम वेरिएबल है, नेम कॉलम है, CADDR वेरिएबल है, एड्रेस कॉलम है. कौन वेरिएबल है कौन एड्रेस है समझना जरूरी है. और टेबल का नाम क्या है इस केस में? कस्टमर्स. मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं. अब बारी है कर्सर डिक्लेयर करने की. कर्सर डिक्लेयर करने के लिए कर्सर नाम का कीवर्ड चाहिए, कैपिटल स्मॉल कुछ भी चलेगा. कर्सर का नाम क्या लिया है मैंने? यस, पिछले प्रोग्राम में कर्सर का नाम ए था, इस प्रोग्राम में कर्सर का नाम सी कस्टमर है. और कौन सा कीवर्ड लिया है? इज. ये 3 कॉलम के नाम है कि वेरिएबल के नाम? कॉलम नेम. कॉलम के नाम. और कौन से टेबल पे ये कर्सर बन रहा है? कस्टमर. कस्टमर. कस्टमर टेबल में कितने रो दिख रहे हैं आपको? 6 रो. ये पूरे 6 के 6 रो उस कर्सर में आ गए. कर्सर डिक्लेयर हो गया. अब मैं कर्सर को क्या किया हूं यहाँ पे? ओपन. ओपन. अब मेरे कर्सर में 3 कॉलम और 6 रो है. मेरे कर्सर में पूरा टेबल नहीं आया है, 6 रो है और कॉलम 3 ही है. कोई तो भी 3 ही कॉलम है 5 में से, ये वाले ID नेम और एड्रेस. पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और चौथा कॉलम है. तो मेरे कर्सर में 6 रो और 3 कॉलम आए हैं. कर्सर को मैंने ओपन किया. अब मल्टीपल रो है तो मुझे काय की जरूरत पड़ेगी? लूप. लूप की. मैं सी कस्टमर्स, ये मेरे कर्सर का नाम है, इसको फेच कर रहा हूं.
और उसको फेच करके कितने वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ? 3. 3, क्योंकि मेरे पास अब सिंगल कॉलम नहीं है, मेरे पास 3 कॉलम है। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, ये काय के नाम थे? Column name. और ये वेरिएबल नेम। यस, तो ये कॉलम की वैल्यू इस वेरिएबल में आई, ये कॉलम की वैल्यू इस वेरिएबल में आई, ये कॉलम की वैल्यू इस वेरिएबल में आई। पिछले प्रोग्राम में एक ही वेरिएबल था नेम और एक ही कॉलम था ई नेम, या 3 वेरिएबल और 3 कॉलम नेम है। अब मुझे डिस्प्ले करना है, पहले आईडी डिस्प्ले होगा, फिर नेम डिस्प्ले होगा, फिर एड्रेस डिस्प्ले होगा, ये बीच में ब्लैंक स्पेस डिस्प्ले होगी, और ये कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है। जब 6 के 6 रूप 6 के 6 खत्म हो जाएंगे तब हम कर्सर को क्या कर देंगे? क्लोज। क्लोज। और एग्जिट का क्राइटेरिया दिया है, एग्जिट व्हेन, ये कर्सर का नाम है, जब कर्सर में कोई रो नहीं मिलेंगी तब एग्जिट हो जाना। तो 6 रो खत्म होने के बाद एग्जिट हो जाएंगे। यह है प्रोग्राम। अब एक लूप आता है विच इज कॉल्ड एज अ कर्सर फॉर लूप। कर्सर फॉर लूप सिर्फ कर्सर के केस में काम करता है, उसका एग्जांपल देता हूं। कौन सा कर्सर डिक्लेयर किया? कर्सर। कर्सर सी, कर्सर का नाम है सी। उस कर्सर में कौन से कॉलम से वैल्यू आने वाली है? ई नेम। और वो कॉलम कौन से टेबल का है? ईएमपी। हाँ, अब कर्सर फॉर लूप का सिंटैक्स देखिए। कीवर्ड लिखना है फॉर, वेरिएबल का नेम आपको जो मर्जी चाहिए वो ले लो, मैंने लिया है आई, फिर इन, और फिर कर्सर का नाम सी, जो भी नाम रहेगा, सी है तो सी, ए रहा है तो ए, कस्टमर्स है तो कस्टमर्स, बस इतना ही सिंटैक्स है। क्या सिंटैक्स है देखो, पहले फॉर कीवर्ड चाहिए, कैपिटल स्मॉल कुछ भी चलेगा, फिर वेरिएबल का नाम चाहिए, वो अपने मन से ले लेना, वो इंडेक्स का काम करता है, फिर इन नाम का कीवर्ड चाहिए और कर्सर का नाम। इसको बोलते हैं कर्सर फॉर लूप। एग्जाम में सिंटैक्स हमेशा पूछा जाता है एमसीक्यू लूप। अब हम क्या करेंगे? नाम प्रिंट करेंगे। यहाँ कुछ क्राइटेरिया नहीं दिया है, मतलब कितने लोगों के नाम आएंगे? 14। 14 लोगों के नाम प्रिंट हो जाएंगे। मैं करके बताता हूँ होते हैं कि नहीं। काहीतरी चुकलं, आउटपुटचं स्पेलिंग चुकलं ना, झाले का नाव? आए ना? Yes, sir. हाँ, तो कैसा है मैं देखिए, कीवर्ड, कर्सर का नाम, इज, सिलेक्ट क्वेरी। 14 लोगों के नाम सिलेक्ट हो रहे क्योंकि कोई क्राइटेरिया नहीं दिया, पूरे नाम सिलेक्ट हो रहे। ये कर्सर फॉर लूप का सिंटैक्स समझा दिया है, लूप शुरू, लूप खत्म, और लूप के अंदर क्या प्रिंट कर रहे हैं आप? तो कर्सर वेरिएबल का नाम लिखना, यहाँ आय है तो आय, आई डॉट ई नेम, तो नाम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो सिलेक्ट किया था खत्म। कर्सर पैरामीटर भी ले सकता है, उसको पैरामीटराइज कर्सर बोलते हैं। पैरामीटराइज कर्सर। कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है? वेरिएबल का नाम बताइए। E-cell. ई सेल इज अ वेरिएबल नेम। कर्सर डिक्लेयर हुआ है सी। कुछ नया है इस कर्सर के पास, क्या नया है? Parameter. यस, इस कर्सर के पास एक पैरामीटर नया है, पैरामीटर का नाम है ई सेल। ई सेल एक वेरिएबल है इज, और ये सिलेक्ट क्वेरी तो आपको पता है। अब इस सिलेक्ट क्वेरी में आप क्या कर, ये सब क्वेरी का काम कर रही है, यहाँ पे क्वेरी इनसाइड क्वेरी। यहाँ आप क्या बोल रहे हैं? वही नाम सिलेक्ट करो बोलते ईएमपी टेबल में से, जिनकी सैलरी कॉलम की वैल्यू, आप जो ई सेल की वैल्यू लोगे उससे क्या होनी चाहिए? बड़ी। मतलब आप जो क्राइटेरिया दोगे सैलरी का, उससे ज्यादा सैलरी वाले सिलेक्ट करो बोलते, बाकी मत करो। ऐसा है, देखते हैं कैसा है। तो फिर यहाँ थोड़ा गलत हो गया, यहाँ ई सेल चाहिए था, क्योंकि आप कभी कॉलम की वैल्यू इनपुट नहीं ले सकते। आप काय की वैल्यू इनपुट ले सकते हो? वेरिएबल की। आपने मान के चलो ई सेल की वैल्यू ली है 2000, तो अपने पास डेटा वही आएगा जिनकी सैलरी कैसे ज्यादा है?
2000 से ज्यादा सैलरी वालों का डेटा आएगा। देखिए ना, आपने ये ई सेल की वैल्यू जो इनपुट ली वो यहाँ भेज दी 200 2000, ये आपका कर्सर फॉर लूप है। तो आपका कहना है कि सिर्फ उन्हीं के नाम प्रिंट करो जिनकी सैलरी कैसे ज्यादा है। 2000 से। देखिए ना, अभी 14 लोगों के नाम डिस्प्ले हुए थे यहाँ पे। मैं करके बताता हूँ, अभी जो नाम डिस्प्ले हुए थे ना वो 14 लोगों के हुए थे, ये 14। अब सिर्फ वही नाम डिस्प्ले होंगे जिनकी सैलरी 2000 से ऊपर है। कैसे, मैं करके बताता हूँ। ई सेल वेरिएबल है, सी नाम का कर्सर है, बिगिन से शुरू, ई सेल की वैल्यू इनपुट ले रहा हूं। जो ई सेल की वैल्यू मैं इनपुट लूंगा वो फॉर लूप में एज अ पैरामीटर भेजने वाला हूँ कर्सर को। फिर मैं लूप चलाऊंगा, मैं नाम उन्हीं के प्रिंट करूंगा जिनकी सैलरी 2000 के ऊपर। एंड अभी मुझे वैल्यू देनी पड़ेगी पहले 2000, ये 2000 दे रहा हूं यहाँ पे। अब पूरे 14 नाम आ ही नहीं सकते, फक्त 6 नावाले या 6 जणांची सैलरी कितीच्या वर आहे। 2000 यस, शॉर्ट में कर्सर को रिपीट करता हूँ, कर्सर इज ओवर, शॉर्ट में मतलब 2 मिनट में। कर्सर एक टेम्पररी वर्क एरिया है जो कंप्यूटर के मेमोरी में तैयार किया जाता है जब हम कोई एसक्यूएल के डीएमएल या सिलेक्ट स्टेटमेंट रन करते हैं। कर्सर में सिर्फ वही इंफॉर्मेशन, वही रोज और कॉलम रहते हैं जिसकी हमें करंटली जरूरत है, वो उस मेमोरी में आते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट एरिया। कर्सर एक पॉइंटर है जो उस कॉन्टेक्स्ट एरिया को पॉइंट करता है या उसका एड्रेस स्टोर करता है। पीएलएसक्यूएल में उस कॉन्टेक्स्ट एरिया को कर्सर के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। कर्सर में जो डेटा आता है उसको एक्टिव सेट बोला जाता है। कर्सर के वैसे तो 3-4 टाइप है, इम्प्लिसिट कर्सर, एक्सप्लिसिट कर्सर, पैरामीटराइज कर्सर एंड सो ऑन। इम्प्लिसिट कर्सर ये 3 क्वेरी से बनते हैं, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। वो सिलेक्ट क्वेरी से भी बन सकता है, अगर सिलेक्ट क्वेरी से सिर्फ सिंगल रो सिलेक्ट हो रही होंगी तो। ये इम्प्लिसिट कर्सर हमें बनाना नहीं पड़ता, उसके लिए वो 4 स्टेप की जरूरत नहीं है। डिक्लेयर, ओपन, फेच, क्लोज, ये 4 स्टेप में से आपको नहीं जाना पड़ता। नेक्स्ट है कर्सर एट्रीब्यूट, फाउंड, नॉट फाउंड, इज ओपन, रो काउंट, चारों मैंने आपको समझाए थे। फाउंड का आंसर ट्रू आएगा अगर मिला तो, नहीं मिला तो फॉल्स। नॉट फाउंड उसके अपोजिट। इज ओपन का आंसर ट्रू आएगा अगर कर्सर ओपन है तो, फॉल्स आएगा कर्सर ओपन नहीं है तो। इधर से आपको कर्सर का नाम लिखना पड़ेगा परसेंटेज के पहले। ये एग्जाम्पल मैंने लिया है। एक्सप्लिसिट कर्सर में हमें 4 स्टेप करना पड़ता है जो मैंने अभी बताए थे। ये प्रोग्राम भी मैंने लिया है। वो 4 स्टेप होता है, कर्सर को डिक्लेयर करना, कर्सर को ओपन करना, कर्सर को फेच करना, कर्सर को क्लोज करना। एग्जाम में इसका सीक्वेंस एमसीक्यू में पूछा जाता है। एक कर्सर फॉर लूप है, इसका सिंटैक्स आपको ध्यान में रखना जरूरी है। ये कर्सर फॉर लूप सिर्फ कर्सर में काम आता है। एक कर्सर होता है पैरामीटराइज कर्सर, जिसमें कर्सर के नाम के बाद आप पैरामीटर का नाम और डेटा टाइप लिखते हो।